औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala ki hamd sana ke baad, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our sixth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नई बुक जो है वो स्टार्ट की है जो कि है कैप्सूल फॉर एजुकेशन। ये जो बुक है ये भी वन लाइनर है और इसमें तमाम जो एमसीक्यूज हैं उनका मिक्सअप जो है ना वो दिया गया है ताकि आप जो है ना वो चीज़ों को जो है ना वो मिक्स करके भी उनको इवेलुएशन कर सकें और हर जो क्वेश्चन है उसका आप अच्छे से आंसर जो है ना वो दे सकें। क्योंकि जब हम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे होते हैं तो फिर तो हमारे कंसेप्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जब हम डिफरेंट क्वेश्चन को कंबाइन करते हैं तो फिर क्योंकि डिफरेंट जो चैप्टर हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं और फिर ऐसे हमें क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करने का मौका मिलता है और हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम जो है ना वो इस बुक को भी साथ साथ करें ताकि आपके हर जो चैप्टर है उससे जो भी ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं उनको हम अच्छे से जो है ना वो क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आज जी हमने जो प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 उसमें 82 तक जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आज इंशाल्लाह हम जो 83 एमसीक्यूज है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जी 83 एमसीक्यू देखें। नॉर्म्स एंड बेस्ड ऑन नेशनल सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड्स इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यानी कि वो कौन सा टेस्ट है जिसमें जो नॉर्म्स हैं जिसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको कंसीडर किया जाता है, उनको लिया जाता है। वो हमारे पास कौन से टेस्ट होते हैं, वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास 84 है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट और फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं इनकी नेचर कैसी होती है। तो ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, यानी कि हम स्टूडेंट की जो नीड्स है, स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल है, उनका जो पोटेंशियल लेवल है, उनके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि एक टीचर जब टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हैं उनको माइंड में रख कर टेस्ट बना दे। ठीक है, टीचर ने सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड को, उनके पोटेंशियल लेवल को, उनका जो कॉग्निशन लेवल है उनको मद्देनजर रखकर टेस्ट बनाना होता है ताकि कॉम्पिटेंट स्टूडेंट के साथ साथ जो स्लो लर्नर हैं, जो मेंटली रिटार्डेड हैं या जो मॉडरेट किस्म के स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे मार्क्स हैं ना वो हासिल कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे पास 85 एमसीक्यूज है, इसको देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम NEAS हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके अंडर ये काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सेक्टर रिफॉर्म्स एंड एक्शन प्लान। ठीक है, यानी कि जो प्लान ऑफ एक्शन होता है उसको प्रिपेयर करना और जो किसी भी सेक्टर के अंदर अगर रिफॉर्म लेकर आनी है, किसी भी सेक्टर के अंदर चेंजिंग्स लेकर आनी है, तो ये हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम है उसका काम होता है कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी प्लान ऑफ एक्शन में वो रिफॉर्म लेकर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास 86 एमसीक्यूज आ जाता है। PISA पीसा। ठीक है, पीसा टेस्ट असेस स्टूडेंट स्किल्स ऑफ नॉलेज कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन, यानी हमारे पास जो पीसा टेस्ट होता है वो किस चीज़ की असेसमेंट करता है, कौन सी स्किल की असेसमेंट करता है। तो वो हमारे पास जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है उसको फोकस करता है, उसको मेजर करता है। आपको पता है कि हमारे पास जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें पहली जो 3 स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहले नॉलेज आता है, फिर हमारे पास कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग आता है और फिर हमारे पास एप्लीकेशन आता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो पीसा टेस्ट होता है इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस और इसका मकसद ये होता है कि ये स्टूडेंट की जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है
उसको मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 87 एमसीक्यू देखते हैं। पीईसी, जिसको हम पैक कहते हैं, स्टैंड फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। ये जो पैक है इसका पहले तो ये काम था कि ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते थे, और फिर इसके बाद पे जो पैक है इनकी ड्यूटी ये थी कि ये स्टूडेंट की असेसमेंट करते थे। जो ग्रेड हमारे पास 5 है और जो ग्रेड 8 है, इसकी जितनी भी असेसमेंट करते थे वो पैक करते थे। और अब भी जो पैक का इदारा है ये जो है ना वो टीचर की जो असेसमेंट के लिए या फिर ये जो टीचर के लिए जो आइटम बैंक है डिफरेंट जो क्लासेस के लिए वो प्रोवाइड करती है। तो ये जो पैक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद ये 88 एमसीक्यू देखते हैं। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल। ये जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है ये हमारे पास क्या है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 89 कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर ग्रेड 5 एंड ग्रेड 8। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्ट है 89, उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कि ग्रेड 5 और ग्रेड 8 जो हैं उनको क्या कर सके, उनकी असेसमेंट कर सकें, उनके टेस्ट जो है ना वो ले सकें। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है 90, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल कैन बी यूज व्हेन द ओरिजिनल आर्टिकल आई एस लार्ज एंड अनइंगेजेबल सिंपली नॉट और अवेलेबल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मॉडल जो है उसको यूज किया जा सकता है ओरिजिनल आर्टिकल की तरह पे जब, हाँ, जब हमारे पास जो मॉडल है वो प्रॉपर जो है लार्ज स्केल में अनइंगेजेबल होता है, अनएम्प्लॉय होता है, तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कोई आर्टिकल जो है उसको भी यूज करके जो है ना वो काम चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 91 एमसीक्यूज आ जाता है। कंट्रोल ग्रुप इज आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एमसीक्यूज है। हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, एक स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला आ रहा है उनका। तो इसी तरह हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो ये पूछ रहा है हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 91 है, कंट्रोल ग्रुप इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कंट्रोल ग्रुप कौन सी हमारी रिसर्च है जिसमें हम कंट्रोल ग्रुप जो है वो यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपसे एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि वो कौन सी रिसर्च होती है जिस पे हम क्रिटिसिज्म जो है ना वो कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म की बेसिकली दो टाइप्स होती है, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। और वो कौन सी हमारे पास रिसर्च है, रिसर्च की कौन सी टाइप्स है जिस पे हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जी बताएं प्लीज। अगर नहीं आता तो वैसे बता दें, कोई इशू नहीं है, मैं बता दूं। आता नहीं है, लेकिन शायद एक्सटर्नल पे। नहीं, वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि वो कौन सी ऐसी जी। रिसर्च है, कौन सी ऐसी टाइप है रिसर्च की जिस पे क्रिटिसिज्म जो है ना वो किया जाता है। पता नहीं कोई आइडिया है किसी स्टूडेंट को? सर एनालिटिकल जी सेंस में जी, एनालिटिकल एनालिटिकल। रिसर्च। हमारे पास जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उस पे क्रिटिसिज्म किया जाता है। हिस्टोरिकल इवेंट बेसिकली जो ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ये बेसिकली जो पास्ट इवेंट्स होती हैं उनके ऊपर ये रिसर्च होती है। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस में रिसर्च की जाती है उस पे हम क्रिटिसिज्म करते हैं, ये फलां बंदे ने, अरिस्टोटल ने या फिर जो प्लेटो है उन्होंने ये जो रिसर्च की है उसके साथ हम जब डिसएग्री करते हैं, उस पे क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये हमारे पास जो रिसर्च होती है ये हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। इसमें हम अगले बंदे से एग्री भी कर सकते हैं और उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये हमारी होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में इवेंट गुजर चुका होता है, इंसिडेंट गुजर चुका होता है, तो उस पे जब हम स्टडी करते हैं तो उस पे फिर हम क्रिटिसिज्म भी करते हैं।
कि ये राइटर ने ये जो बुक लिखी है या इस पे जो काम किया है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, तो ये होता है क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्लियर। जी। चलें जी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास 92 एमसीक्यूज आ जाता है, उसको देख लेते हैं। डाटा इज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनएयर, रिसर्च कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू और इन, यानी कि वो कौन सी रिसर्च है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सी रिसर्च है जिसमें डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से, क्वेश्चनएयर से, या रिसर्च जो है ना वो कोई रिसर्च पेपर से, या फिर इंटरव्यू करके हम जो है ना वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी रिसर्च होती है? ये हमारी होती है जी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट बताया जरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, बताएं प्लीज। कोई आइडिया सर हो आपको डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के सर बारे में? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये होती है कि जिसमें हम फील्ड में जाके चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको जिसको हम डिस्क्राइब करना कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला है, तो उसको हम एज इट इज़ जो हमने ऑब्जर्व किया होता है और जो फील्ड में जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उसको एज हम उसको सैम्पलिंग में और डाटा कलेक्टिंग में डाल के और इस तरह रिसर्च करते हैं। लेकिन जहां तक मेरी परसेप्शन है, ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये करंट जो इश्यूज हैं उनके ऊपर जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए हम जो सी रिसर्च यूज करते हैं वो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। करंट इशू, करंट टॉपिक के ऊपर अगर हम कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सी रिसर्च यूज करते हैं, वो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते यूज करते हैं। इसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना, बयान करना किसी भी चीज के बारे में। अगर वो चीज हमारे पास मौजूद है, हम उसको असेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ही जो है हम क्या कर सकते हैं, उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना उनका कहना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी आप एग्जैक्ट जो लोकेशन है जहाँ पे वो प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो इशू है, आप उस सिचुएशन में चले जाते हैं, उस इन्वायरमेंट में, उस फील्ड में आप चले जाते हैं, वहाँ पे फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के जरिए आप फीडबैक लेते हैं, या कोई रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं, या फिर स्टूडेंट्स की इंटरव्यू कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो रिसर्च होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक जो क्लास के अंदर एक टीचर है, वो उसका जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसकी स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे समटाइम ये ऐसा इशू होता है कि स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन देते हैं, जो प्रिंसिपल होता है या जो एचओडी होता है उसको, कि सर आप जो है ना हमारा टीचर चेंज कर दें, हमें फलां जो सर है उसकी समझ नहीं आती। ठीक है, अब फिर होता क्या है कि जो एचओडी है या जो प्रिंसिपल है वो क्लास में आता है, स्टूडेंट से जो है ना वो क्वेश्चन करता है, उनके रिस्पॉन्ड लेता है, उनकी ओपिनियन लेता है, स्टूडेंट की जो रिएक्शन है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, या फिर स्टूडेंट का वन बाय वन जो है ना वो इंटरव्यू कर लेता है या उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उस क्लास की, उसको एनालाइज करने के लिए, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए जो है ना ये असेसमेंट की जाती है। इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। इसका मतलब होता है चीज़ों को बयान करना, टू स्टेट समथिंग, टू डिस्क्राइब समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मूव करें हम। यस सर। चलें इसके बाद जी हमारे पास 93 एमसीक्यूज आ जाता है। दी सैम्पलिंग इन विच इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट एट स्पेसिफिक इंटरवल आर सीक्वेंस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, अब देखें ये एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, आपने सैम्पलिंग की टाइप्स पढ़ी होंगी। हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है। तो ये जो 93 एमसीक्यूज है इसमें है कि द सैम्पलिंग इन विच इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट एट स्पेसिफिक इंटरवल, यानी एक जो इंडिविजुअल है उसको खास जो वक्फा है, खास जो इंटरवल है, उसके बाद उसको सिलेक्ट किया जाता है, खास सीक्वेंस के बाद सिलेक्ट किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल इसमें देखा जाता है कि एक जो यानी कि हम कहते हैं कि पहले जो पांचवा रोल नंबर है वो आ जाए, ठीक है। पांचवा जो रोल नंबर आता है फिर उससे हम क्वेश्चन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर हम 10वां ले लेते हैं, फिर हम 15वां स्टूडेंट ले लेते हैं, फिर हम 20वां स्टूडेंट ले लेते हैं। ये 5-5 का जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं ये हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, क्योंकि हम एक सिस्टम को, एक प्रोसीजर को फॉलो करके सैम्पलिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास की नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास 94 जो एमसीक्यूज है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। द मिनिमम साइज सर इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज, ये जो सर डिस्क्रिप्टिव एक रिसर्च मिनट होती है। सर जी क्या सर बोला एक आपने? मिनट पिछली सर एक मिनट पिछली स्लाइड कीजिएगा, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके जी जी सर आप कर लें आगे। चलें। ओके जी, 94 एमसीक्यूज हम देखते हैं। द मिनिमम सैंपल साइज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसका मिनिमम साइज जो है, यदि कम से कम अगर हमने सैंपल लेना है तो एक ग्रुप से हम कितने परसेंट सैंपल ले सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आपने किसी भी ग्रुप से, किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल लेना है तो आप उसका कम से कम जो है ना वो 20% जो पॉपुलेशन है उसका आप सैंपल लेंगे, फिर उसी सैंपल को आप क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, बाकी लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास 95 एमसीक्यूज आ जाता है, इसके देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन विदाउट वर्ड्स थ्रू गेस्चर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड नॉन वर्बल, ठीक है। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं विदाउट वर्ड्स के, आप वर्ड्स को नहीं बोलते बल्कि आप इशारों से, गेस्चर से, पोस्चर से अपना बिहेवियर जाहिर कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी कम्युनिकेशन होती है? तो ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 96 एमसीक्यूज आ जाता है। द कम्युनिकेशन एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज की मदद से, वर्ड्स की मदद से, सैम्बल की मदद से चीजों को कम्युनिकेट करते हैं तो ये कौन सी कम्युनिकेशन कहलाती है? ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 97 एमसीक्यूज आ जाता है। दी काइंड्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसकी काइंड्स कितनी होती हैं? तो बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है। सॉरी, वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। इसमें एक ओरल होती है और एक रिटन कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये 98 एमसीक्यू देखें। द कम्युनिकेशन एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू द स्पोकन स्पोकन वर्ड्स और ओरल कम्युनिकेशन। यानी अगर आप स्पोकन के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपनी जो यानी कि टॉक के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो ये कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होती है? ये हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कम्युनिकेशन है उसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम 100 जो एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। द कम्युनिकेशन एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू द वर्ड्स दैट आर मीन्स टू बी रीड। यानी कि जब हम कम्युनिकेशन ऐसे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स की शक्ल में, ताकि उनको रीड किया जा सके, ताकि उनको स्टडी किया जा सके, तो ये कम्युनिकेशन हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद 101 है जी, उसको देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन थ्रू मोडम्स, फैसिमाइल्स, कंप्यूटर, मशीन, वीडियो एटसेट्रा इज कॉल्ड। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए या किसी भी मीडिया के जरिए, किसी भी मोडम के जरिए अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल अभी अभी मैं आपको जो है ना वो जूम ऐप के थ्रू जो है ना वो आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। हम मोबाइल से एक दूसरे से बात करते हैं, टेक्सटिंग करते हैं, और एक दूसरे से जो है ना वो कॉन्फ्रेंस में वीडियो ऑडियो कॉल करते हैं। ये सारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 102 एमसीक्यूज आ जाता है। कम्युनिकेशंस हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ये कम्युनिकेशन जो है
हमें क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है उनको हासिल कर सके, अपने गोल को, अपने एम को जो है ना वो फुलफिल कर सके। अभी यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने जो है ना वो लर्निंग करनी है, आपने लेसन लेना है, तो ये कम्युनिकेशन हमें हेल्प प्रोवाइड कर रही है कि आप जो है ना वो लर्निंग कर रहे हैं, और मुझे ये हेल्प प्रोवाइड कर रही है कि मैंने टीचिंग करवानी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लर्निंग है। तो ये दोनों एंगल से हमें क्या कर रही है, हेल्प प्रोवाइड कर रही है। सो इसके बाद ये 103 एमसीक्यू देख लेते हैं। द प्रोसेस टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल इज लीडिंग। यानी कि आप किसी भी इंडिविजुअल को अगर मोटिवेट करते हैं कोई गोल अचीव करने के लिए, कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कुछ एम को फुलफिल करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एक लीडर जो होता है ना, वो लीडर क्या करता है, स्टूडेंट्स को या पीपल्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है, उनको उभारता है ताकि वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, अपने ऑब्जेक्टिव को गोल कर सकें, अपने ऑब्जेक्टिव और गोल जो है उनको अचीव कर सके, उनको हासिल कर सके। ठीक है, उसके बाद जी 104 हमारा एमसीक्यूज आ जाता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज विच इज डिजाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रोग्राम जो कि डिजाइन किया जाता है ताकि हम जो एजुकेशनल गोल्स हैं, एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव हैं, एजुकेशनल हमारे जो एम्स हैं उनको हासिल किया जाए, तो वो कौन सा हमारे पास यानी कि रोड मैप है या क्या है, तो हम उसको क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। यानी वो प्रोग्राम जो कि हम डिजाइन करते हैं ताकि हम एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम अपने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, एजुकेशनल गोल हैं, एजुकेशनल एम्स हैं, उनको फुलफिल कर सकें, तो ये क्या कहलाता है, ये करिकुलम कहलाता है। ठीक है, तो करिकुलम बेसिकली जो होता है, ये हमारे पास एक रेस कोर्स हम इसको कहते हैं, शेड्यूल्ड रेस कोर्स कहते हैं। ये हमारे पास एक रोड मैप होता है, ये हमारे पास पाथ होता है, ये रनवे होता है, जिस पे जो है ना वो हम इम्प्लीमेंट करके हम अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल, अपने लर्निंग आउटकम जो है उनको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो स्लाइड्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डेली बेस पे जो ये कम से कम ये जो हमारे कैप्सूल फॉर एजुकेशन की क्लास है ये लिया करें। आप देख लें कि इसमें पहले तो आप लोगों में से मोस्टली ने क्लास नहीं ली होगी, तो आप देख रहे कितने एमसीक्यू जो है ना वो नए हैं, और जिनके बारे में लर्निंग करने के लिए आपको जो है ना वो मौका मिला है, और चीज़ों को डिफरेंट एंगल से हमने स्टडी किया आज। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर सेशन को एंड करते हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर। आवाज नहीं आ रही आप? सर क्लियर है, जितना हमने पढ़ा चलें है जी, उससे क्लियर। चलें जी, ठीक है। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज, भी अमान है।